नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कंगना रनौत थप्पड़ कांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच अब म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने कहा है कि अगर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वो उनके लिए नौकरी सुनिश्चित करेंगे। कुलविंदर कौर पर आरोप है कि उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की सांसद कंगना को थप्पड़ मारा था। विशाल ददलानी ने 7 जून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक वीडियो स्टोरी शेयर की और लिखा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन उस सीआईएसएफ जवान को गुस्सा क्यों आया इसको मैं पूरी तरह से समझता हूँ। अगर सीआईएसएफ महिला जवान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि जवान के पास नौकरी हो, अगर वो करना चाहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एनडीए गठबंधन की बैठक में संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के नेताओं का पहुंचना तेज हो गया है। बीजेपी नेता महेश शर्मा के मुताबिक नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए नहीं बल्कि संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा, ये बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने का प्रयास किया गया, खाताबंदी हुआ था। रमेश जयराम ने कहा कि जो जीत हुई है वो संविधान की जीत हुई है, जो राहुल जी ने बार बार चुनाव प्रचारों में जनता को दिखाया। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन भारत का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले दावा किया था कि बीजेपी को बहुमत से काफी अधिक सीटें मिलेंगी, पिछली बार के 303 सीटों से भी अधिक आ सकते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कहा है, मैं फिर कभी नंबर गेम में नहीं पढ़ूंगा। मुझे ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि मुझसे नंबर में गलती हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसको लेकर अमित शाह ने फडणवीस को सूचना पहुंचाई है कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस का पूरा भाषण सुनने के बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा न देने के लिए कहा। उन्होंने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता से कहा कि राज्य की सरकार में काम जारी रखें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह चुनाव नतीजा एनडीए के लिए महाविजय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस चुनाव नतीजों को हमारी हार के रूप में दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन हम हारे नहीं, हम कभी नहीं हारे, हम कभी नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो हर पैरामीटर से दुनिया मानेगी ये एनडीए की महाविजय है। आपने देखा कि 2 दिन कैसे बीते, ऐसा लगा जैसे हम हार गए, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे काल्पनिक वादे करने पड़े। अगर गठबंधन के इतिहास में आंकड़े देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन सरकार है। इस जीत को स्वीकार न करने का प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का और तेज विकास का है। हम समय नहीं गंवाना चाहते हैं, हमें हमारी अर्थव्यवस्था को 5 नंबर से 3 नंबर पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सिखाता है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि विकास के लिए राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करें। एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद के सेंट्रल हॉल में हुई। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन देती है। पीएम मोदी इस बार हर राज्य को जो कुछ भी बचा हुआ काम है उसे पूरा कर देंगे। हम लोग खुले तौर पर इनके साथ रहेंगे, हम लोग सब दिन इनके साथ रहेंगे। जिस तरह से भी मोदी कहेंगे वैसा ही होगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार मिलने पहुंचे। इस दौरान वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोका और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया, दिन रात उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ समाप्त किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें की और एक बड़ी रैली की और इसमें आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर आया। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर है। बंगाल में बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई है। हार के बाद बंगाल में पार्टी के अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष के ट्वीट के बाद बंगाल बीजेपी में घमासान मच गया है। दिलीप घोष ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान को ट्वीट किया है कि एक बात का ध्यान रखें,
पार्टी के एक भी पुराने कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 10 नए कार्यकर्ताओं को अलग कर दें, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता ही हमारी जीत की गारंटी हैं। नए कार्यकर्ताओं पर इतनी जल्दी भरोसा करना उचित नहीं। बता दें, दिलीप घोष ने वर्धमान दुर्गापुर सीट से पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा था, लेकिन सफल नहीं हो सके। घोष ने हार के पीछे साजिश की ओर इशारा करते हुए एक दिन पहले कहा था कि बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा अपनी पकड़ को बरकरार रख पाने में क्यों नाकाम रही, इसके कारणों का पता लगाएंगे। इस बयान को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और कहा है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार संसद में विपक्ष की भूमिका काफी मजबूत रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने फैसला सुना दिया है और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो बच गया। उन्होंने ये दिखाया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं। ये साबित हो गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट है जिससे वे लोगों को गिराते हैं। बीजेपी के नेतृत्व में भले ही एनडीए शुक्रवार को सरकार बनाने के लिए बैठक कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए खेमे में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखने और सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला किया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और आप जैसे दल सरकार बनाने के प्रयासों में जुटे दिख रहे हैं। ये दल भाजपा को मात देने के लिए दल की संख्या बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने पर जोर दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि टीएमसी और शिवसेना यूबीटी ने अखिलेश यादव से संपर्क किया है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करें। एक दिन पहले ही गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी सहयोगी डेरेक ओब्रायन ने नई दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आप नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की थी। दोनों आप नेता अलग अलग शिवसेना नेता संजय राउत के आवास पर भी गए। टीएमसी नेताओं के मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य से मुलाकात की भी खबरें हैं। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में इस बैठक में 5 विधायक शामिल नहीं हुए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन 5 विधायकों में धर्मराव अत्राम, नरहरि झिरवाल, राजेंद्र शिंगने, अन्ना वंसोडे और सुनील टिंगरे का नाम शामिल है। इस बैठक में एनसीपी का करीब 35 विधायक और अन्य नेता मौजूद थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। महायुति को राज्य में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को 31 सीटों पर जीत मिली है। अब लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के 6 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के 6 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और औपचारिक पत्र के माध्यम से अपनी पुरानी पार्टी को समर्थन किया। कांग्रेस ने चुनाव में 99 सीटें जीती हैं, जो अब बढ़कर 100 हो गई हैं। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अवमानना के एक मामले में जमानत दे दी है। ये मामला बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने दर्ज कराया था। पार्टी ने कांग्रेस की ओर से 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले अखबारों को दिए गए इन विज्ञापनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उसे भ्रष्ट कहा गया था। इससे पहले इसी केस में कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को 1 जून को जमानत मिल चुकी थी। राहुल गांधी इस केस में चौथे ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ बीजेपी ने अवमानना का मामला दर्ज कराया था। नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ों को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणामों में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच करवाकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? कंगना रनौत के थप्पड़ वाले कांड के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब कहाँ थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग? अब उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय शांति पाठ पढ़ाना था हुकूमत को।
उन्होंने कहा कि घटनाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। रिजर्व बैंक ने चुनाव के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल ये 6.5% पर ही बना हुआ है। आरबीआई ने 2022 में रेपो दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी और अब तक ये 250 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी है। आरबीआई के सामने अभी भी महंगाई दर चुनौती बनी हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।